हुकूमत को कहीं नहीं देख पाया। तो बड़ी बुरी हालत में है। लोगों को बुनियादी चीज़ जो खाना है, अगर वो नहीं मिल पा रहा। सियालकोट जैसे शहर में आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो शहर का मरकजी हिस्सा अगर वो पानी में डूबा हुआ है और लोग अपनी बालकनी से झांक रहे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। वासा के वहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं। वो शायद हम मीडिया के लोग गए तो थोड़ी देर के लिए चले, लेकिन मेरे होते ही फिर दोबारा वो बंद हो गए हैं। मैं आपसे इस वक्त जो बात कर रहा हूँ तो आपसे गुफ्तगू से चंद कुछ मिनट कह लें या आधा पौना घंटा पहले एक बहुत सीनियर सियासतदान की मुझे कॉल आई और वो फरमा रहे थे कि मैं जो साबिक पाटा का इलाका है, एजेंसीज हैं, मैं उनको लेके बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा शाजी साहब, और मैंने उसको लेके नवाज शरीफ साहब को दो खतूत लिखे हैं कि वहाँ पर जिस वक्त सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, वहाँ पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा मायूस हूँ कि मुझे उन दो खतूत का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। मेरे ख्याल में उनके जो जराइम, इन्वर्टेड कामास के अंदर जराइम है ना, वो ये हैं कि वो इस मुल्क के अंदर स्टेटस को बदलना चाह रहे हैं। बड़ी बदनसीबी है कि पिछले 78 वर्षों में स्टेटस को इस मुल्क को महरूमियाँ दी हैं, बदनामियाँ दी हैं, दहशत गर्दी दी है, गुर्बत दी है, अफलास दी है, मायूसी दी है, कर्जे दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे निज़ाम को बदलना चाह रहे थे और वो सारी ताकतें मिल के उनकी इस कोशिश को नाकाम करना चाहती हैं और यही उनका सबसे बड़ा कसूर है। वरना दोषा खाना की घड़ी ना तो अरबों डॉलर की थी, ना 190 मिलियन पाउंड केस में जो उन्होंने पैसे लिए वो उनकी जेब में गए, ना अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके नाम पे लगाई गई है, और ना ही साइफर के अंदर उन्होंने कोई ऐसी नई बात कर दी थी कि जो बड़ी अनहोनी थी। उनके इस कसूर को आपको माफ़ करके उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, तब ये मुल्क बचेगा, आगे बढ़ेगा। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी इफ्तिखार शिराजी। शायद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सैलाब पंजाब में आया हुआ है और शोर है सोशल मीडिया पे। जैसे ही आप सोशल मीडिया देखते हैं तो शोर की एक लहर आती है। कोई गालियां दे रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, किसी के जानवर जो हैं वो जा रहे हैं, किसी का सामान तबाह हो रहा है, किसी का घर तबाह हो रहा है। क्राइसिस क्रिएट है सैलाब की वजह से। हुकूमत की हम बातें सुनते हैं, हुकूमती वुजरा की या फिर पार्क व्यू सिटी की या दिगर जो डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स हैं, उन लोगों की, तो वो कहते हैं सब अच्छा है। हुकूमत तो कहती है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। क्या चल रहा है ये सर? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। बुनियादी तौर पे जो हकायक हैं वो तो जो सोशल मीडिया पे हैं वो बड़े दुरुस्त और मैं समझता हूँ कि मुस्तरद हैं, क्योंकि खुद मैं बतौर सहाफ़ी फील्ड में गया हूँ। गोया कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, वजीराबाद से लेकर सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद, गोया कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ तो जो मैंने मनाजिर देखे हैं, गोया कि अपने 30-32 साल के सहाफ़ती गोया के करियर में हमने और भी बहुत सारे सैलाब देखे हैं, लेकिन पंजाब में सूरत हाल बहुत ही हौलनाक देखने को मिली है। और गोया के लोगों के घर डूब चुके हैं, जरिया रादी जेर आब है, राब्ता सड़कें और पुल टूट चुके हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हुकूमत वक्त की जानिब से ये क्लेम तो ज़रूर किया जा रहा है कि शायद लोगों को पेश की इतला भी दी गई थी और उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लेकिन जो लोगों की जबान पे गिला है, शिकवा है, वो यही है। एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई इन प्लेस नहीं था, लोगों को मालूम ही नहीं था कि अगर हिंदुस्तान से कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है या कोई क्लाउड बर्स्ट की कैफियत बनने जा रही है तो उनको अलर्ट किया जाता ताकि वो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ महफूज इलाकों को जाते। वो उनको इल्म नहीं था। और अब उसके बाद अगर ये क्लैमिटी आ भी गई है तो कम अज कम मैं तो ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे वहाँ पे हुकूमत की जानिब से कोई वाजे कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं। कहीं पानी को निकालने के लिए वो नहरों में दोबारा शगाफ कर रहे हैं, या जो बरसाती नाले बने थे उनमें दोबारा वापस पानी को ले जाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं हुकूमत को कहीं नहीं देख पाया। और कहीं डिस्ट्रिक्ट के दरमियान जो राब्ता पुल हैं वो टूटे पड़े हैं तो पड़े हैं, कोई आर्जी पुल भी वहाँ पे तामीर नहीं किया गया। वो लोग के जो रोजगार के लिए वहाँ पे आते जाते एक दूसरे जिलों में, या सियालकोट जैसा जिला के जो सनती शहर एक तरह से जिला है, वहाँ पे बहुत
बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर महसूर हैं और वहाँ उनकी कोई मदद अभी तक नहीं मुझे देखने को मिली। ठीक है, और इस डिजास्टर को हम मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो हमने मीडिया ब्रीफिंग सुनी उसमें तो उन्होंने कहा है कि एक एक चीज को हम अजाला करेंगे, हर चीज का हम अकोमोडेट करेंगे। कैसे अकोमोडेट करेंगे हम लोगों को? जी, अजाला पता नहीं, एक तो ये है कि मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त लगेगा चीज़ों को दोबारा सेटल होने में। लेकिन जो पहला काम है वो तो ये होना चाहिए कि जिन इलाकों में गोया कि आपने कोई रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, और खुद हुकूमत वक्त का ये कहना है कि कम से कम 2 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, हालांकि मेरी ख्याल है कि इससे ज़्यादा है। कम से कम ये तादाद 10 लाख के करीब होगी जो शदीद मुतासर हुए हैं, जिनके घर या तो गिर चुके हैं या वो डूबे हुए हैं। और वो गोया कि वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को नहीं आगे लेके चल सकते। तो क्या इन लोगों के लिए कोई कैंप्स बने हैं? क्योंकि मैं तो कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जिन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से फाका कशी का शिकार है, घर के अंदर जो थोड़ा बहुत मौजूद है, फ्रूट या बाकी चीज़ें हैं, उनके साथ वो गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि घरों में वो ना तो कुकिंग कर सकते हैं, ना वहाँ पे जो माल है एक तरह से रोज़मर्रा ज़रूरत का वो पहुँच। तो बड़ी बुरी हालत में है। लोगों को बुनियादी चीज़ जो खाना है, अगर वो नहीं मिल पा रहा। सियालकोट जैसे शहर में आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो शहर का मरकजी हिस्सा, रंगपुरा का इलाका, ये मरकजी इलाका है शहर का, अगर वो पानी में डूबा हुआ है और लोग अपनी बालकनी से झांक रहे हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। वासा के वहाँ पे ट्रक्स खड़े हैं, वो पंप खड़े हैं कि जिन्होंने पानी को वहाँ से निकालना है। वो शायद हम मीडिया के लोग गए तो थोड़ी देर के लिए चले, लेकिन मेरे होते ही फिर दोबारा वो बंद हो गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्लेम्स अपनी जगह पे यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि हुकूमत के दिल में बड़ा दर्द होगा, लेकिन इस वक्त तो हमें नहीं लग रहा कि उनकी फौरी मदद, कि जो उनको खुराक चाहिए, उसके बाद इस पानी से यकीनी तौर पे लोग बीमार होंगे। तो मुझे तो कोई वहाँ पे मेडिकल टीम्स वहाँ पे नज़र नहीं आई कि जो उनको बुनियादी कोई एक हेल्प आउट करने के लिए, कि कोई अगर बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको लुक आफ्टर किया जा सके। और मोर इम्पोर्टेंटली, मुझे कहीं पे कोई कैंप भी नज़र नहीं आया कि जहाँ पे ये देखा जा सके कि लोगों को प्रॉपर वहाँ पे रखा गया है, उनको ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें वहाँ पे फराहम की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अब मेन मीडिया पे उनके क्लेम ज़रूर हम सुन रहे हैं, फिजाई जायजे भी लिए जा रहे हैं, इलाकों के दौरे हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि लोग मुश्किल में हैं और अभी तक उन तक इमदाद नहीं पहुँच पा रही। सर, ये सैलाब के ऊपर हमने एक और कंट्रोवर्सी सुनी और देखी भी कि हाउसिंग सोसाइटीज रावी के जो साथ साथ बनाई गई हैं। इस्लामाबाद में भी इसी तरह हुआ जब पिछले दिनों सैलाब आया और कहा गया कि नालों के ऊपर जो है वो तामीरात कर दी गई, नालों को तंग कर दिया गया। अब रावी के इर्द गिर्द जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, ये कैसे बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है उसका एनओसी तो एक एक प्रोटोकॉल होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो इनकी मंजूरियां कैसे होती रही जिनमें आज पानी भरा पड़ा है, ये हाउसिंग सोसाइटीज जो रावी के साथ है? बड़ी बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ता है कि ये सारी सोसाइटीज रियासत की सहूलतकारी से बनती हैं, ये ऐसे नहीं बनती। इस्लामाबाद में शामलात में सोसाइटीज बनाई जाई, या फिर जो नाले हैं बरसाती, उनके करीब करीब गैर कानूनी आबादियां बनी हों, या उनको भर के वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हों। ये सब कुछ रियासत की सहूलतकारी से होता है मेरे भाई। अगर आप और मैं बतौर शहरी नक्शे से हट के अगर एक ईंट आप लगाएं, तो मैं कहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर आपके पास यहाँ पे इस्लामाबाद में जहाँ बैठे हैं सीडीए के लोग आ जाएंगे और आपके खिलाफ मुकदमात बनेंगे और आप जान ही छुड़ा पाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि लोग इतने बड़े बड़े गोए के ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर काबिज हो जाते हैं, बरसाती नालों को भर के वहां पे मकान बना लेते हैं, वहां पे अपने लिए सब्जाजार बना लेते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सब कुछ सियासत की सहूलतकारी से हो रहा था। और रावी का मामला भी ऐसे ही है। अलीम खान साहब का नाम लिया जाता है, अगर वहां पे 300 कनाल, या वो तो क्लेम करे कि 3000 कनाल अराजी उन्होंने ली है। तो भाई तीन मेरे, हजार अगर आप एकड़ ये समझ बैठे थे, वो कह रहे हैं तीन अगर ये हजार समझ एकड़ है बैठे मेरे थे पास। आपके। जी जी। वो कह रहे हैं 3000 एकड़ है और मैंने ये खरीदी है, ये एक्वायर नहीं की। जी जी जी, एक्वायर की है। अब कोई पूछे उनसे कि लैंड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, क्या ये जमीन बेची जा सकती थी? वो रिवर बेड्स को बेच सकते हैं? अगर महकमा माल ने किसी को जमीन अलाट कर दी थी तो करना चाहिए था क्या ऐसा? तो सुतलज का बेड हो, वो रावी का बेड हो, या ब्यास चनाब के साथ के इलाके हों, ये किसने किसको इजाजत दी है कि वो उनको फरोख्त कर सकता है? भाई रिवर बेड्स को तो आप नहीं कर सकते इस तरह
और मेरा ख्याल में जिन्होंने किया है तो अब आप उनको पकड़े और अलीम खान साहब से भी पूछे कि क्या आपको मालूम था, आपने जब यहाँ पे सोसाइटी बनाई तो आपको इस बात का नॉलेज था, आपने महकमा माल से, रेवेन्यू से ये पूछा था कि क्या ये रिवर बेड तो नहीं है? तो मेरा ख्याल में औने पानों जमीनें लेके फिर अरबों रुपए उन पे कमाना और बाद में एक्सक्यूज देना कि जी हमने तो वहाँ के मकामी लोगों से खरीदी हैं, उसके नतीजे ये निकलेंगे। तो आज जो हम भुगत रहे हैं इसमें जरूर यकीनी तौर पे बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ग्लेशियर बर्स्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर इन दरियाओं के रास्ते में इस तरह की गैर कानूनी आबादियां ना बसाई जाती, कॉलोनियां ना होती, सोसाइटीज ना होती, तो मेरा ख्याल में इस क्लैमिटी का जो लेवल है वो बड़ा नीचे होता। लेकिन अब अगेन लोगों ने अपने जमा पूंजी वहां पे खर्च की, घर बनाए, आज लोगों को देखे ना वो रो रहे हैं। अब उनके लिए क्या कंपनसेशन होगी? आप तो फरमा रही, रियासत फरमा रही है कि जिन लोगों ने उन गैर कानूनी सोसाइटीज के अंदर घर बनाए उनको 1 रुपया की कंपनसेशन नहीं मिलेगी। लेकिन भाई मेरे, जिन लोगों ने उनको लाइसेंस दिए, जिन्होंने उनको परमिशन दी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ता है कि वो लोग आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो पार्टियों को फंड्स देते हैं, उसके नतीजे में इस तरह के वो बेनिफिट्स लेते हैं, और फिर जो रोल जाता है वो आम शहरी इस मुल्क का, उसको वो लॉ एंड ऑर्डर की इशूज हों, वो इस तरह गैर कानूनी सोसाइटीज हों, इस मुल्क में चलने वाले गैर कानूनी धंधे हों, हर एक के अंदर आम आदमी जो है वो मुतासरा फरीक होता है और जो बाकी लोग होते हैं उसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त क्योंकि पब्लिक प्रेशर है, ये स्टेटमेंट तो जरूर आ गई है, लेकिन आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, देखते हैं कि कितने बड़े ताकतवर लोगों को शिकंजे में लाया जाता है और क्या ऐसी सोसाइटीज को, मैं तो समझता हूँ कि बाहर से बिल्डोज करना शुरू कर दें अगर आप समझते हैं कि गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और असूलन तो जिस शख्स के बारे में सवाल किया जाता है, क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा सकता है कि आप उस शख्स से कहें कि पहले तो आप इस्तीफा देकर कैबिनेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि आपके बारे में अब ये सवाल उठ गया है कि आपने जो कुछ किया वो गलत किया है? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलता रहेगा। बहरहाल सर, एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ कबायली इलाकों में जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ रही है, तीसरी जानब यूरोपीय यूनियन का दोबारा से अब पाकिस्तान को असेसमेंट पाकिस्तान की होगी और ह्यूमन राइट्स के मामले के ऊपर होगी। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दहशतगर्दी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या हम ठीक राह पर कंट्रोल कर रहे हैं कबायली इलाकों में? मैं आपसे इस वक्त जो बात कर रहा हूँ तो आपसे गुफ्तगू से चंद कुछ मिनट पहले या आधा पौना घंटा पहले एक बहुत सीनियर सियासतदान की मुझे कॉल आई, जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, और वो फरमा रहे थे कि मैं जो साबिक फाटा का इलाका है, एजेंसीज हैं, मैं उनको लेके बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा शाजी साहब, और मैंने उसको लेके नवाज शरीफ साहब को 2 खतूत लिखे हैं कि वहां पर जिस वक्त सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए हरगिज दुरुस्त नहीं है, वहां पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले कि जब हमने माजी में दहशतगर्दी अरूज पे देखी, अब उससे भी कहीं ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे मिलकर कुछ मारूजात पेश करना चाहता हूँ कि हालात को ठीक करने के लिए खुदारा कुछ संदीजा कोशिशें करनी चाहिए हमें। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा मायूस हूँ कि मुझे उन 2 खतूत का अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। और मेरा सिर्फ ये है कि मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, मेरा कोई जाती काम नहीं है। तो मेरे भाई के जब इस वक्त हुक्मरान जमात के सरकर्दा लोगों का रवैया ये हो कि वो अपने सीनियर दोस्तों को सुनना ना चाहे, उनके मुफीद मशवरे ना लेने चाहे, आइसोलेशन में रह के मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो आप परेशानी दिखा रहे हैं, जो मेरी परेशानी है, या जो बैरून मुल्क बैठे सीनियर सियासतदान है, हम सब की परेशानियां साझी हैं, लेकिन इन्हें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिन लोगों ने फिर एक्शन लेने हैं वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में है, वो समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पे आम आदमी को सुने बगैर, वहाँ की हुकूमत को सुने बगैर, वहाँ के स्टेक होल्डर को सुने बगैर आप कोई भी एक्शन लेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। और माजी में ये साबित हुआ है कि जब आप पब्लिक को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऑन बोर्ड दिए बगैर कोई भी एक्शन करते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है। और आज आप देखें कि वो इलाके सबसे ज्यादा शोर ज्यादा है, आप यहाँ पे फोरम बना के बैठे ऐसे एफसी का, और दुनिया भर से लोगों को बुला के आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। लेकिन मेरे भाई, जब आप इस मुल्क के अंदर आम शहरियों को कर्फ्यू के नीचे रखेंगे, जब आप लोगों को ये मैसेज देंगे कि बलूचिस्तान से जमीनी रास्ते आप ईरान नहीं जा सकते, इराक नहीं जा सकते, तो क्या दुनिया इसको देख नहीं रही? उसके बाद कुछ मुल्क के अंदर $1 की सरमायाकारी लेके आएगा?
तो ग्राउंड रियलिटीज को देखें, लोगों को एंगेज करें, उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी को आपने खत्म करना है, गुर्बत को खत्म करना है, लॉलेसनेस को खत्म करना है, या इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लेके आना है। बट अगर इदारे या हुकूमतें आइसोलेशन में रह के काम करेंगी तो मुझे लगता है कि फिर जो बहरान है वो शदीद से शदीद तर होते जाएंगे। आपने सर SIFC का जिक्र किया। हमारे पास SIFC है, हमारे पास ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, हमारे पास क्रिप्टो है, हमारे पास रिकॉर्डिक है, हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो मुझे बड़ा मायूस कुन नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस मुल्क से कमोबेश हर साल 15,000 बच्चे, अगरचे वो जाते स्टूडेंट वीजा पे हैं लेकिन इस मुल्क में वापस नहीं आते। वो ये डेस्परेशन का आलम है। लाखों लोग इस मुल्क से जा चुके हैं और करोड़ों में कहता हूँ कि तैयार बैठे, उनको मौका नहीं मिल रहा, जो उनके पास रास्ता नहीं है कि वो यहाँ से कैसे निकल जाएं। और साथ में आप देखें कि इस मुल्क के अंदर कंपनीज जहाँ से वाइंड अप कर रही हैं वो जाके कहीं दुबई में, कहीं बांग्लादेश में, थाईलैंड में, यू नेम इट, अफ्रीका में जाके तो कारोबार करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनको लगता है कि इन्वायरमेंट कंडूसिव नहीं है। यहाँ पे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बातें जरूर की जाती हैं, बड़ी वन विंडो बना दी जाती है, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट आप कर नहीं पाते। लोगों के लिए मुश्किलात उससे कहीं ज्यादा हैं जो पहले थी। और साथ में जो इनपुट कास्ट है, वो है कि अब आप कह तो रहे हैं कि जो अमेरिकी टैरिफ है आपके लिए 19% है, भारत के लिए 50% है, इवन के बांग्लादेश के लिए भी 20% है। और लेकिन मेरे भाई, इस खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर इतनी महंगी एनर्जी, बिजली या गैस कहीं भी नहीं है जो आप दे रहे हैं। तो इस मुल्क का कैंडलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इतना महंगा इनपुट के जरिए दुनिया में कम्पीट कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली, लॉ एंड ऑर्डर को, रिकोडिक की आपने बात की है, भाई रिकोडिक के अंदर से वहां कुछ आप निकाल पाएंगे जब वहां पे आप अमन लेके आएंगे, वहां पे कुछ जाके काम कर पाएगा। सीपैक की बात हम करते थे, आज चीन के हमसे क्या गिले हैं कि हमारे लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं होते, या उनकी जानिब से हमेशा ये कंसर्न होता है कि उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। माजी में कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो देखें, कहने की हद तक आप ये कह लें कि हमेशा चल पड़ी है, कुछ ग्रोथ रेट बेहतर हो गया है, हमारे रिजर्व स्टेबल है। और भाई मेरे $14 अरब जो आप अपने रिजर्व में लेके बैठे हैं, उसमें सारे के सारे मांगे तांगे के पैसे हैं। कुछ आपको सऊदी अरब ने दिए हैं, कुछ आपको UAE ने दिए हैं, और बाकी आपको चीन जैसे दोस्त मुल्क ने दिए हैं। अगर ये पैसे निकालें तो पाकिस्तान इस वक्त भी टेक्निकली डिफॉल्ट है। ऊपर से आपके ऊपर IMF का प्रोग्राम है जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कंडीशंस है, सारी कंडीशंस एंटाई पीपल हैं कि आपने बिजली के नर्ख बढ़ाने हैं, आपने गैस के नर्ख बढ़ाने हैं, आपने टैक्स स्लैब्स को नीचे नहीं लेके आना, लोगों को किसी किस्म की सब्सिडीज नहीं दे सकते। तो मुल्क कैसे चला करते हैं? ये दुनिया का गोया के 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। और आपकी हालत देखें कि आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है। आप कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। $120 अरब से ज्यादा आपके कर्जे हैं। सिर्फ पिछले साल मकामी कर्जों के ऊपर 800 अरब का सिर्फ सूद दिया गया है। आप अंदाजा लगाएं हुकूमत की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितनी ज्यादा है। आप अरकान पार्लिमान की, आप अपने वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और 2 मिलियन प्लस से ज्यादा तो आपने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह कर दी है। वो क्या काम ऐसा करते हैं भाई? इस मुल्क के अंदर जजेस के लिए आपने किया है, उनकी बेवाओं को आपने टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है, उनके लिए 2 मिलियन प्लस तनख्वाहें हैं, पाकिस्तान प्रिविलेजेस हैं, रिहाइश गाहें फ्री हैं, गोया के ट्रैवलिंग फ्री है। भाई इतनी बड़ी एलीट क्लास बना के, वो कहते हैं ना 60s में तो सिर्फ 22 खानदान अमीर थे, अब वो अमीर खानदान 40 हो चुके हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ हालात क्या हैं? इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ 80 लाख लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त का खाना उनको बड़ी मुश्किल से मुयसर है। साथ में इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, उनको तालीम की, सेहत की, तालीम की सहूलत उनको मुयसर नहीं है। ये यूरोप के छोटे ममालिक अगर 8-10 मिल हो जाए तो उनकी पॉपुलेशन के बराबर ये साइज है जितने बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है यहाँ पे वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। उनको मुनासिब खुराक नहीं मिल पा रही, उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पा रही। और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। कहाँ ठीक है भाई? हम बताएं ना कि कौन से ऐसे इशारे हैं कि जो बड़े मुस्बत हैं। मैं रियासत पाकिस्तान से ये सवाल करता हूँ कि मुझे बताएं कि इस हुकूमत को अगर PTM को मिला के किया जाए
तो 3.5 बरस हो चुके हैं। इन 3.5 बरसों में आपने कितनी एक्सपोर्ट्स ऊपर बढ़ाई हैं? वही 30 अरब डॉलर पे खड़े ना जो इमरान खान छोड़ के गया था। मुझे बताएं कि इस दौरान कितने अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ चुकी है? तो जवाब नदारद, कोई नहीं होगा। तो बस बाकी आप मीडिया कंजम्पशन के लिए जो भी दावे करें वो कर लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो वही हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। सर, हमारे पास एक ऐसा खानदान भी है जो हुकूमत भी कर रहा है, और उनके बारे में ये भी है कि वो तनख्वाही नहीं लेते सरकार से। उन्हें रियासत की बड़ी परवाह है, उन्हें रियासती खजाने की बड़ी परवाह है। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी तनख्वाह नहीं लेती। मियां नवाज शरीफ साहब जब थे वो भी तनख्वाह नहीं ले रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह से तनख्वाही नहीं लेते। अ, अपने पैसे पर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मरी में इन्होंने कोई मुलाकात भी की है। वो मुलाकात किस चीज़ की थी, कोई खबर है उसकी? कहा जा रहा है कोई एक्सटेंशन एक्सटेंशन के मामला डिस्कस हुए। क्या क्या डिस्कस हुआ? देखिए, कम अज कम उस मुलाकात में अवाम और आम आदमी की बात तो नहीं हुई होगी। अगर हुई होती तो मेरा ख्याल में ये अफराद जो बैठे थे, ये तिकून जो थी, ये जरूर ये बताती कि जी हमने अवाम के लिए ये रिलीफ ऐलान करने जा रहे हैं। आपको याद है ना कि जब कोई 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी बिजली के बिलों पे 2-3 माह के लिए, तो उसका कितना बड़ा ढंढोरा पीटा गया था। गोया कि प्राइवेट मीडिया के ऊपर इश्तेहार सुन सुन के हमारे कान पक गए थे जो चल रहे थे कि जी मरियम ने अपने अपनी जेब से मुराद है कि टैक्स पेयर मनी से लोगों को ये रिलीफ दिया है। जो बिजली के बिलों में कोई 300-400 रुपए का रिलीफ है, ये वो दे रही हैं। 50 अरब रुपए का, 50 अरब रुपए का। मियाँ नवाज शरीफ बकायदा एक पूरी गर्दान थी। तो इसका मतलब है कि इस मुलाकात के अंदर अवाम की बात तो हुई नहीं है, क्योंकि बाहर ही नहीं आई। हम रह गया मामला ये कि अपने इक़्तिदार को कैसे तवालत देनी है, इसको कितना मजबूत करना है, कितना हमने सेम पेज पे रहना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला दोहराऊंगा ना कि काश ये जो हाइब्रिड निज़ाम ये माजी में भी होता तो हमें धक्के न खाने पड़ते, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को जला वतन होना पड़ता। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड निज़ाम को और कितना अच्छा और मजबूत किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई होगी। और उस गुफ्तगू को जाहिर सी बात है पब्लिक तो किया नहीं जा सकता, वो तो एक सीक्रेट गुफ्तगू होती है। तो मेरा ख्याल में यकीनी तौर पर इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, और एक दूसरे को मुतमईन करने के बाद फिर हर को अपने अपने काम पे लगे होंगे। जो आप बात कर रहे थे कि जी वो अपनी जेब से, मैं कहता हूँ तनख्वाहें 10 गुना लें, लेकिन इस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस लेके आए, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। इस वक्त आप देखें, इन्फ्लेशन के फिगर्स देखें, गुर्बत के फिगर्स देखें, लॉलेसनेस देखें, हर हवाले से पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा है। ठीक है। मुझे शराज साहब आखिर में बता दें, इमरान खान के हवाले से, इमरान खान जेल में क्यों है? आपकी क्या असेसमेंट है? आपका एक मैं क्लिप सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी मुजफ्फराबाद के जलसे में खड़े होकर कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हमने हमारे पास आइटम बम है। अगर नवाज शरीफ साहब वो राज अफशा कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम तो यही लगाया गया था कि साइफर जो है वो इन्होंने लहराया, और साइफर ही बुनियाद बना था सारे मामले की। तो इमरान खान जेनुअनली क्यों जेल में है सर? क्या आपकी असेसमेंट है? मेरे ख्याल में उनके जो जराइम, इन्वर्टेड कामाज के अंदर जराइम है ना, वो ये हैं कि वो इस मुल्क के अंदर स्टेटस को बदलना चाह रहे हैं। बड़ी बदनसीबी है कि पिछले 78 वर्षों में स्टेटस को इस मुल्क को महरूमियाँ दी हैं, बदनामियाँ दी हैं, दहशत गर्दी दी है, गुर्बत दी है, अफलास दी है, मायूसी दी है, कर्जे दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे निज़ाम को बदलना चाह रहे थे। हाँ, उन पे ज़रूर सवाल किए जा सकते हैं कि उनकी टीम कितनी अच्छी थी, उनकी कितनी बुरी थी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लीडरशिप का काम होता है विजन देना, एक रोड मैप देना। तो कम से कम रोड मैप की हद तक तो उन्होंने बताया कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को ठीक कैसे करना है, गुलामी से निकलना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुद डिसाइड करना है, अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर किसी की मुदाखलत आपने नहीं करनी, आपने दुनिया के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, ये सारे असूल वजह किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो स्टेटस को के खिलाफ थे, और स्टेटस को की तमाम ताकतें उनके खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, और वो सारी ताकतें मिलके उनकी इस कोशिश को नाकाम करना चाहती हैं। और यही उनका सबसे बड़ा कसूर है। वरना तोशा खाना की घड़ी ना तो अरबों डॉलर की थी, ना 190 मिलियन पाउंड केस में जो उन्होंने पैसे लिए वो उनकी जेब में गए, ना अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके नाम पे लगाई गई है, और ना ही साइफर के अंदर उन्होंने कोई ऐसी नई बात कर दी थी कि जो बड़ी अनहोनी थी। इससे पहले
जुल्फकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ से लेके लियाकत अली खान, सब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कौन कौन है, कहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं। लोग इधर जाकर जुल्फकार अली भुट्टो की तकरीर उठाए जो आखिरी दिनों में वो कर रहे थे कि दिस इज नॉट ए देसी कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। ये कॉन्स्पिरेसी अमेरिका में, वाशिंगटन में मेरे खिलाफ की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि उसके मोहरे मकामी थे और उन लोगों ने फिर उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन के तख्ता दाग पे लटकाया, जिसको आज जाके अदालत ने कहा कि इट वॉज ए जुडिशियल मर्डर। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का कसूर भी यही है। अब जारी सी बात है, अवाम तो उनके बयानी के साथ खड़ी है। 8 फरवरी का इलेक्शन मैं नहीं कहता, सब कहते हैं। और लियाकत चट्टा साहब को, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी था, वो क्या कह गए थे कि हमने रात को बैठ के क्या किया, कैसे फॉर्म 45 को 47 में कैसे तब्दील किया, कैसे लोगों की 30,000 की जो लीड थी हमने उसको शिकस्त में बदला। तो भाई मेरे, अगर आप स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, इस स्टेटस को तो हमने एक मुल्क का हिस्सा जुदा कर दिया, बांग्लादेश उसको बना दिया, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। और इस वक्त भी जो फेडरेशन के कई यूनिट्स हैं जो बहुत डिस्टर्ब हैं, वहाँ पे लोग परेशानी में हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके इस कसूर को आपको माफ़ करके उनको बाहर लाना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा, तब ये मुल्क बचेगा, आगे बढ़ेगा। वरना अगर आप ये तोशन खाना की घड़ियों का बहाना बना के और बाकी इस तरह के केसेस बना के, मैं लोगों से कहता हूँ कि जिस शख्स के ऊपर आपने कहा कि वो प्रिंसिपल मनसूबा साज है 9 मई का, और उनके खिलाफ आपने 30 केसेस भी बनाए हुए हैं, तो खुदारा उनके खिलाफ उन केसेस को इनिशिएट तो करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देना कि जो केसेस है 9 मई को 3 माह में निपटा दिया जाए। आप शिबली फराज को, उमर अयूब को, अजरताज गुल को, अमर चीमा को, एजाज चौधरी को, फलाने ढमकाने को, सबको तो आप 10-10 सालों की सजाएं दे रहे हैं। तो जो मेन मनसूबा साहब है उसके खिलाफ ही फिर आप इनिशिएट करें, ताकि लोगों को तो यकीन आए कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त बात है। लेकिन अगर आप उनको सरकारी मेहमान बना के बिठाया हुआ है आपने, कभी आप उनको मुलाकातों की इजाज़त दे देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी अखबार देते हैं, कभी नहीं देते, कभी टीवी बंद कर देते हैं, कभी चला देते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे तो आप रियासत को खुद कमज़ोर कर रहे हैं। लोग जब कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं तो फिर वो अपनी राह लेते हैं, फिर वो अपने तीन शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बढ़े, लोगों के अंदर बेचैनी पड़े, उससे पहले कोई कोर्स करेक्शन होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा।